Dear students, Assalamu alaikum. We have discussed sequence and series, arithmetic progression and geometric progression in our previous lectures. So, geometric progression को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ फर्दर केसेस को भी डिस्कस करेंगे. उसके लिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेट्स स्टार्ट. What is the sum of first 9 terms of the geometric sequence 20, 10, 5 and so on? So we need to calculate the sum of first 9 terms. So we have the common ratio, that is equal to second term divide first term. 10 divide 20, we have 0.5. So now we use the formula of sum of n terms and we need to calculate the sum of first 9 terms. So the first term is 20, 1 minus common ratio is 0.5 as we have calculated here. Now the n, we are going to calculate the sum of first 9 terms. So the n is 9. Divide 1 minus common ratio of 0.5. अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स आएगा 39.9. So the sum of first 9 terms of this geometric sequence is 39.9. The next question, find the sum of geometric sequence 16 minus 8, 4 minus 2, so on till 0.0625. As we can see कि हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स अवेलेबल हैं और लास्ट टर्म भी अवेलेबल है, बट वी डोंट नो कि इस पूरी सीरीज का n कितना है, यानी टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें. तो सम फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना जरूरी है. तो पहले हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं. This second term is minus 8, first term is 16, so second term divide first term, we have common ratio of minus 0.5. Now the formula of n, क्योंकि सम कैलकुलेट करने से पहले हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है और फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज में सम कैलकुलेट करने के लिए हमें n का पता होना जरूरी है, अदरवाइज सम कैलकुलेट नहीं होगा. तो n इज इक्वल टू लॉग ऑफ लास्ट टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म. लास्ट टर्म है 0.0625, फर्स्ट टर्म है 16, डिवाइड लॉग ऑफ कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो हमारे पास माइनस 0.5 है प्लस 1. एज वी आर फाइंडिंग n, so we can ignore the negative sign of common ratio यानी r while taking log. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जब हम n कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो n जस्ट नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है. उसके लिए अगर हमारे पास कॉमन रेशियो नेगेटिव है तो log के पर्पस के लिए अगर हम उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो इट्स ओके. तो यहां पर अगर हम वैल्यूज पुट करें इस फॉर्मूला में, log ऑफ लास्ट टर्म विच इज 0.0625 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म विच इज 16 डिवाइड log ऑफ कॉमन रेशियो विच इज नेगेटिव 0.5, बट हम इसके साइन को इग्नोर कर देंगे और 0.5 लिख देंगे क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू का नहीं हो सकता, प्लस 1.
सो n इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों का लॉग, इन दोनों को डिवाइड करके उसका लॉग लें, फिर log 0.5 लें, तो हमारे पास ये दो आंसर्स आएंगे, -2.408 डिवाइड -0.301 +1। अगर इसे सॉल्व करें तो वी हैव नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 9, यानी इस सीरीज में टोटल 9 टर्म्स हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म 16 है और लास्ट टर्म 0.0625 है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द सम ऑफ होल सीरीज। इस सारी सीरीज का सम कैलकुलेट करने के लिए हमने सम का फॉर्मूला यूज किया। अब हमें पता है कि इस सीरीज में टोटल 9 टर्म्स हैं, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, that is equal to first term which is 16 into 1 minus common ratio which is -0.5, as we have calculated earlier, -0.5 raised to power n। n कितने हैं हमने कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी टर्म्स का हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, 9 टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 9 यूज होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो -0.5। तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस प्लस 0.5 1.5, और अगर इस न्यूमरेटर को सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो वी हैव 16.03 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज इक्वल टू 10.68, यानी इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में इस पूरी सीरीज का जो सम है दैट इज 10.68 पॉजिटिव में। Next, the first term of a geometric sequence is 5 and the sixth term is 160. What is the common ratio? Now हमारे पास दो consecutive terms available नहीं है जिन्हें हम डिवाइड करके कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर सकें। हमारे पास जस्ट फर्स्ट टर्म अवेलेबल है और सिक्स टर्म अवेलेबल है। अब हाउ टू कैलकुलेट द कॉमन रेशियो? वेरी सिंपल, सिक्स टर्म जो अवेलेबल है उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिक्स टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो रेज टू पावर 5, क्योंकि सिक्स टर्म के लिए पावर 5 यूज होगी। सिक्स टर्म किसके इक्वल है? 160 के, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। इक्वल टू फर्स्ट टर्म, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5। आर जो हमें कैलकुलेट करना है रेज टू पावर 5। अब 5 आर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड करेंगे। 160 डिवाइड 5 इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 5। 32 इज इक्वल टू आर रेज टू पावर 5। अब आर कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन की बोथ साइड पर हमें पावर लेनी पड़ेगी 1 डिवाइड 5। तो आर की पावर जो है 5 वो 1 डिवाइड 5 से कैंसिल हो जाएगी, तो आर आ जाएगा हमारे पास, और इस साइड पर 32 की पावर 1 डिवाइड 5 लेंगे कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास कॉमन रेशियो कैलकुलेट होगी 2। सो द कॉमन रेशियो of a geometric sequence having first term of 5 and sixth term of 160 is 2। और आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, ये सेकंड टर्म आ जाएगी। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20, ये थर्ड टर्म आ जाएगी। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें 40, ये फोर्थ टर्म आ जाएगी। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें 80, ये फिफ्थ टर्म आ जाएगी। और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 160, ये सिक्स्थ टर्म आ जाएगी। यानी जो क्वेश्चन में भी गिवन है सिक्स्थ टर्म कितनी है? 160। सो द कॉमन रेशियो ऑफ दिस क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिक ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज 2। नाउ
if the fourth term of a geometric sequence is 27 and the seventh term is 1, what is the first term? अब हमारे पास कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है तो आर कैलकुलेट नहीं हो सकता, दैट इज कॉमन रेशियो। हमारे पास फोर्थ टर्म अवेलेबल है, वो है 27, और सेवंथ टर्म अवेलेबल है, दैट इज 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आर चाहिए, उसके लिए फिर हम एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि आर का जो फॉर्मूला है डिवाइड करने वाला वो अब एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अवेलेबल नहीं है। तो एन के फॉर्मूला में n is equal to log last term divide first term divide log of r plus 1। अब यहां पर अगर देखें तो फोर्थ टर्म और सेवंथ टर्म अवेलेबल है, तो फोर्थ से सेवंथ तक कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? 4, 5, 6 एंड 7, 4 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो हम n कितना रखेंगे यहाँ पर? 4। और इन फोर नंबर ऑफ टर्म्स में से, यानी फोर्थ टर्म से सेवंथ टर्म तक, इनमें से फर्स्ट टर्म कौन सी एज्यूम कर लेंगे? फोर्थ वाली। और लास्ट टर्म कौन सी एज्यूम कर लेंगे? सेवंथ वाली। यानी इन चार टर्म्स में से फर्स्ट टर्म है आपकी फोर्थ वाली और लास्ट टर्म है आपकी सेवंथ वाली। तो यहां पर लास्ट टर्म की जगह सेवंथ टर्म लिख देंगे, दैट इज 1, और फर्स्ट टर्म की जगह फोर्थ टर्म लिख देंगे, दैट इज 27। डिवाइड लॉग ऑफ कॉमन रेशियो जो कि कैलकुलेट करनी है प्लस 1। अब यहां पर 1 डिवाइड 27 का लॉग लें तो आपके पास -1.4314 आएगा, डिवाइड लॉग ऑफ कॉमन रेशियो, और ये +1 इक्वेशन की दूसरी साइड पर माइनस हो जाएगा, 4 - 1, तो ये हो जाएगा 3। अब लॉग आर जब एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास लॉग आर इज इक्वल टू -1.4314, और डिवाइड ये वाला जो इस साइड पर 3 था वो आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग आर इज इक्वल टू -0.4771। अब यहां पर क्योंकि हमारे पास आर कैलकुलेट करना है और आर के साथ लॉग है, तो हमें इस लॉग को खत्म करने के लिए इक्वेशन की बोथ साइड का एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन की बोथ साइड्स का एंटी लॉग लिया, तो ये वाला लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ आर रह गया, और इस साइड पर हमने -0.4771 का एंटी लॉग लिया, तो हमारे पास आ गया 0.333, 0.33, 0.33 एंड 33। तो कॉमन रेशो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब हमने कैलकुलेट कौन सी टर्म करनी थी? फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्थ टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्थ टर्म अवेलेबल है। आप सेवंथ टर्म का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी अवेलेबल है, लेकिन हम फोर्थ का कर लेते हैं यहां पर। तो फोर्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज a मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो विच इज r रेज्ड टू पावर 3। अब फोर्थ टर्म हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन में 27। अब 27 फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो 0.3333 रेज्ड टू पावर 3। अब ये 0.3333 रेज्ड टू पावर 3 को सॉल्व किया तो 0.0370, और ये इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a कैलकुलेट हो जाएगा विच इज 729। यानी फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 729। किस सीरीज की? जिस सीरीज में फोर्थ टर्म 27 है, सेवंथ टर्म 1 है, और कॉमन रेशो कितनी है? 0.33।
नेक्स्ट, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जियोमेट्रिक सीक्वेंस is 192 and the fifth term is 0.75. What is the common ratio? अब हमारे पास फर्स्ट टर्म अवेलेबल है और फिफ्थ टर्म अवेलेबल है, दोनों कंसेक्यूटिव नहीं है, इसलिए कॉमन रेशो दो टर्म्स को डिवाइड करने के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो सकती। यानी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइड सेकंड टर्म, तो वो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमने कॉमन रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म अवेलेबल है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म रेज टू मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो रेज टू पावर 4। फिफ्थ टर्म कितनी है? 0.75, विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है? 192 मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो रेज टू पावर 4। अब 192 इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड होगा, वी हैव 0.00391 इज इक्वल टू r रेज टू पावर 4। अब r को कैलकुलेट करने के लिए पावर रिमूव करेंगे, उसके लिए इक्वेशन की दोनों साइड पर 1/4 पावर लेंगे, तो उससे r की पावर कैंसिल हो जाएगी और r इज इक्वल टू 0.00391 रेज टू पावर 1/4 आएगा। उसे कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो आएगी 0.25। यानी जिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म 192 है, कॉमन रेशियो और फिफ्थ टर्म 0.75 है, उसकी कॉमन रेशियो क्या होगी? 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक सीक्वेंस 2, 8, 32, 128 and so on are required to give a sum of 174762। यानी ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है इसमें कितनी टर्म्स का अगर हम सम करें तो वो 174762 आएगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कॉमन रेशियो के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म, क्योंकि दोनों अवेलेबल हैं। सेकंड टर्म इज 8, फर्स्ट टर्म इज 2, वी हैव कॉमन रेशियो ऑफ 4। अब सम हमारे पास अवेलेबल है कितना? 174762। तो सम का फॉर्मूला यूज किया और सम कितना दिया हुआ है? 174762 विच इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितनी है? 2, 1 माइनस कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर ली 4 रेज टू पावर n। n हमें नहीं पता क्योंकि कितनी टर्म्स का सम 174762 है, ये n ही तो हमने कैलकुलेट करना है। डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशियो ऑफ 4, तो ये 2 इक्वेशन किस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है? जब दूसरी साइड पर जाएगा, सॉरी 1 माइनस 4 किया तो हमारे पास -3 आया, जो कि इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 और इक्वेशन की इस साइड पर रह जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 रेज टू पावर n। अब जब ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -524286। अब ये 2 जो है, जो इक्वेशन के इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाकर अब डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव
-262,143, और ये जो 1 है ये इक्वेशन की इस साइड पर पॉजिटिव है क्योंकि इसकी हर वैल्यू का साइन उसकी लेफ्ट साइड पर होता है। तो 1 की लेफ्ट साइड पर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स प्लस है। तो जब इक्वेशन की इस साइड पर आएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4n, क्योंकि 4 की लेफ्ट साइड पर साइन माइनस है, ये 4 का साइन है। तो इन दोनों माइनस की वैल्यूज को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -262,144 आया, दैट इज इक्वल टू -4n। दोनों साइड के माइनस कैंसिल हो गए, वी हैव 262,144 इज इक्वल टू 4n। अब n कैलकुलेट करना है जो कि पावर में है, तो उसको पहले पावर से नीचे लाएंगे लॉग के थ्रू। तो इक्वेशन की बोथ साइड्स का लॉग लिया, तो वी हैव log of 262,144 दैट इज इक्वल टू, जब log 4 रेज़ टू पावर n लेंगे तो log के पावर रूल के मुताबिक n जो है वो log से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, n मल्टीप्लाई log, ये डॉट मल्टीप्लाई है, n मल्टीप्लाई log ऑफ 4। अब n कैलकुलेट करना है तो log ऑफ 4 इधर मल्टीप्लाई है, इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। सो वी हैव n इज इक्वल टू log ऑफ 262,144 डिवाइड log ऑफ 4। कैलकुलेटर पर दोनों के log लें और इन्हें डिवाइड करें तो वी हैव n ऑफ 9, यानी इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट 9 टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा, 174,762। The next question is, the sum of first two terms of a geometric progression is 36 and the product of first and third term is 9 times the second term. Find the sum of the first 8 terms. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, हम पहले क्वेश्चन को गौर से समझ लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 36, यानी फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना है, 36। हम इसे पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होती है, a, और सेकंड टर्म क्या होती है, a मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये इनका सम हो जाएगा, a प्लस ए आर, तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 36, जो उसने बताया। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, यानी प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, a, और थर्ड टर्म क्या होती है, a मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी, यानी a डॉट ए आर स्क्वेयर, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को शो कर रहा है, a डॉट ए आर स्क्वेयर, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म हो जाएगी, विच इज 9 टाइम्स द सेकेंड टर्म, यानी ये किसके इक्वल है, सेकेंड टर्म की 9 टाइम्स है, यानी सेकेंड टर्म को 9 से मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के। तो सेकेंड टर्म क्या होती है, ए आर, तो ए आर का 9 टाइम्स मीन्स 9 मल्टीप्लाई ए आर। So the product of first and third term is equal to 9 times of second term। तो ये उसने सेकंड स्टेटमेंट बोली यहां पर क्वेश्चन में। अब यहां पर देखें हमारे पास जो फर्स्ट वाला लिखा था हमने, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का जो सम है दैट इज 36। अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो इन दोनों में से a प्लस ए आर में से अगर a कॉमन ले लें तो a कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा इस a की जगह 1 प्लस ये a की जगह भी 1 और r, और क्योंकि 1 r से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है,
सो कॉमन लेने से a इंटू 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 36। अब अगर हमने a कैलकुलेट करना है तो 1 प्लस आर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 36 डिवाइड 1 प्लस आर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हमने इसे फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, जिसमें हमने a का फॉर्मूला लिख लिया। उसके बाद हमने लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स सेकंड टर्म, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म। अब इसमें से फर्दर हम क्या करते हैं कि a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये r स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। सो 9r इज इक्वल टू a स्क्वायर r स्क्वायर बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद ar। इस इक्वेशन की बोथ साइड्स को ar से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर हम एक साइड पे करेंगे तो गलत हो जाएगा। जो ऑपरेशन इक्वेशन की एक साइड पर होगा एज इट इज इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी करना पड़ेगा। तो हमने इक्वेशन की बोथ साइड्स को ar से डिवाइड कर दिया। तो जब 9ar को ar से डिवाइड करेंगे तो ar से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 9 रह जाएगा। और जब ar स्क्वायर r स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ar से तो आपके पास सिंपल ar रह जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है, डिवीजन में सिंपल a है, उसकी पावर 1 है। तो मैंने बताया था जब सेम वेरिएबल डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। तो 2 माइनस 1 1 a की पावर आएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं। इसी तरह r स्क्वायर जब डिनोमिनेटर में r के साथ डिवाइड होगा तो दोनों की पावर्स 2 माइनस 1 माइनस हो जाएंगी, तो 1 रह जाएगा। r के पावर भी, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दोनों साइड्स को ar से डिवाइड करने से रिजल्ट आएगा 9 इज इक्वल टू ar। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो हमारे पास अब एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, अब यहां पर इक्वेशन 2 है 9 इज इक्वल टू ar। इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या थी फर्स्ट इक्वेशन में? a इज इक्वल टू 36 डिवाइड 1 प्लस आर। तो यहां पर a की जगह हमने लिख देना है 36 डिवाइड 1 प्लस आर, जो a की वैल्यू थी, और ये वाला r एज इट इज साथ में मल्टीप्लाई रहेगा। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 36r डिवाइड 1 प्लस आर, क्योंकि 36 डिवाइड 1 प्लस आर मल्टीप्लाई आर, तो 36 आर से मल्टीप्लाई होगा तो 36r डिवाइड 1 प्लस आर रह जाएगा। फर्दर अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस आर दूसरी साइड पर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव 9 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 36r। अब 9 ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई 1 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई आर 9r, और ये 36r जब इक्वेशन की इस साइड पर आएगा तो ये माइनस 36r हो जाएगा और इक्वेशन की दूसरी साइड पर 0 रह जाएगा। सो नाउ 9r में से जब 36r माइनस करेंगे तो वी हैव माइनस 27r। अब यहां पर नाइन माइनस 27r इज इक्वल टू 0। अब r कैलकुलेट करना है तो ये 9 जो है इधर इसकी लेफ्ट साइड पर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस है। इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो 0 प्लस 9, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। 0 माइनस 9 माइनस 9 ही होगा, और फिर ये r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 27, तो ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा माइनस 27। सो वी हैव r इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइड माइनस 27। सो r इज इक्वल टू 0.3333। अब हमारे पास कॉमन रेशियो कैलकुलेट हो गई है। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास?
a इज इक्वल टू 36 डिवाइड 1 प्लस आर, इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास a कैलकुलेट हो जाएगा जो कि फर्स्ट टर्म है। अब a इज इक्वल टू 36 डिवाइड 1 प्लस आर की जगह r की वैल्यू आ गई 0.3333 जो हमने कैलकुलेट की अभी, और इसे कैलकुलेटर पर सॉल्व किया 36 डिवाइड 1.3333 तो हमारे पास a आ गया 27। नाउ वी हैव फर्स्ट टर्म, कितनी है वो 27। अब हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। हमने फर्स्ट 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो यहां पर सम का फॉर्मूला यूज किया और सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए a कितना है, फर्स्ट टर्म जो अभी कैलकुलेट की हमने 27 इंटू 1 माइनस कॉमन रेशो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली थी 0.3333 और n कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है 8 टर्म्स का, तो n कितना है 8 डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशो 0.3333। अब कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, वी हैव 27 इंटू 0.998 डिवाइड 0.11167 और इससे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स आएगा 40.49। सो this sum of first 8 terms is equal to 40.49 in this question. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ टाइप, what is the irrelevant term of the geometric sequence 3, 6, 12, 24 and so on। अब सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि कॉमन रेशो क्या होगी। तो सेकंड टर्म 6 है, फर्स्ट टर्म 3 है, 6 डिवाइड 3 कॉमन रेशो आ गई 2। अब हमें पता है कि अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, एंड इसी तरह हम फर्दर आगे चलते जाएंगे, सारी टर्म्स कैलकुलेट होती जाएंगी। अब हम कैलकुलेटर पर करके देख लेते हैं और देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, वही हमने फाइंड करना है। व्हाट इज द इररेलेवेंट टर्म, इन चारों में से इररेलेवेंट कौन सी है। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 12 मल्टीप्लाई 2 24, 24 मल्टीप्लाई 2 48, 48 मल्टीप्लाई 2 96, 96 मल्टीप्लाई 2 192, 192 मल्टीप्लाई 2 384, 384 मल्टीप्लाई 2 768, यानी ये 768 इस सीरीज में आ रहा है तो ये इररेलेवेंट नहीं होगा। देन 768 मल्टीप्लाई 2 1536, वो भी इस सीरीज में आ रहा है, ये भी इररेलेवेंट नहीं है। फिर 1536 मल्टीप्लाई 2 3072, ये भी इस सीरीज में आ रहा है, ये भी इररेलेवेंट नहीं है। इसका मतलब है कि 66 ऐसा वर्ड, ऐसा नंबर है जो इस सीरीज में फॉल नहीं कर रहा, तो यही इररेलेवेंट टर्म है इस सीरीज में। सो 66 इज द इररेलेवेंट टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यहां पर हमारा फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो टॉपिक है वो क्लोज हो गया। फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या थी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होती हैं। उसके बाद इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए ज्योमेट्रिक सीरीज आर अनलिमिटेड then such a series is called infinite geometric series।
यानी जब हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज में अनलिमिटेड टर्म्स होंगी तो उसे हम इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस 5, 5 डिवाइड 6, 5 डिवाइड 36 and so on till infinity is an infinite geometric progression with common ratio of 1 divide 6। वेरी सिंपल। कॉमन रेशियो कैलकुलेट करने का मेथड तो वही है जो ज्योमेट्रिक सीरीज का है, सेकंड टर्म डिवाइड फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म इज 5 डिवाइड 6 डिवाइड फर्स्ट टर्म विच इज 5, तो 5 डिवाइड 6 डिवाइड 5, तो ये आपके पास आएगा 1 डिवाइड 6। सॉल्व करके देख लें। अब यहां पर एक चीज नोटवर्दी है कि अगर हमने सम कैलकुलेट करना है एक इन्फिनिट सीरीज का, यानी जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा। फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये इन्फिनिट सीरीज के सम का फॉर्मूला है विच इज ए डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशियो। ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो। सिंपल ये फॉर्मूला है। अब यहां पर देखें, when you have an infinite geometric series you will be asked to find the sum of whole series but the common ratio r will always be less than 1। अब इसका मतलब क्या होगा कि जब हमारे पास इन्फिनिट सीरीज दी होगी, जैसे कि ये सीरीज दी हुई है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर ऐसी सीरीज का हमने सम फाइंड करना है पूरी सीरीज का, यानी स्पेसिफिक टर्म्स का नहीं, फर्स्ट 8 फर्स्ट 9 टर्म्स का, ऐसे नहीं, पूरी सीरीज का, यानी इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए लाजमी है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें। और दूसरी चीज लाजमी है कि जो कॉमन रेशो है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। इसकी लॉजिक क्या है? क्योंकि अगर कॉमन रेशो 1 से ज्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल कॉमन रेशो 2 है, अब इसी सीरीज में देख लें, अगर कॉमन रेशो 2 होती तो 5 मल्टीप्लाई 2 10, सेकेंड टर्म आ जानी थी, 10 मल्टीप्लाई 2 20, थर्ड टर्म आ जानी थी, फिर 20 मल्टीप्लाई 2 40, फोर्थ टर्म आ जानी थी। तो ये हम अगर इन्फिनिटी तक ले जाते इसे कैलकुलेट करते करते तो हमारा आखिरी डिजिट बहुत बड़ा होना था, आखिरी टर्म बहुत बड़ी थी और वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, और उसे कैलकुलेट करना और फिर सारी सीरीज का सम करना, दैट इज इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि r जो था वो ग्रेटर देन 1 था। लेकिन अगर r लेस देन 1 हो तो फिर क्या होगा? लेट सपोज r अगर लेस देन 1 है तो फिर अगर हम ये जो फर्स्ट वाला टर्म है 5, इसे लेस देन 1 वाले r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5 से ज्यादा नहीं 5 से कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा r हो 0.8, तो जब 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 4, यानी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 4। फिर जब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 3.2, यानी आहिस्ता आहिस्ता हमारी नेक्स्ट टर्म्स कम होती जाएंगी, और वो अगर हम अनलिमिटेड टाइम कैलकुलेट करें तो उसका लास्ट एंड जाकर कहां पर जाकर होगा? 0 पर। तो यहां पर फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरी सीरीज का सम, यानी फर्स्ट टर्म से लेके इसके अनलिमिटेड कहां तक? 0 पर। क्योंकि जब r आपका लेस देन 1 होगा तो किसी भी सीरीज का जो एंड है, इंफिनिटी जो एंड है, वो 0 ही होगा। तो हम उस पूरी सीरीज का सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कैलकुलेट हो सकता है। उसके लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म डिवाइड 1 माइनस r। तो इन्फिनिट सीरीज में लाजमी है कि आपके पास r जो है वो लेस देन 1 होगा। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल हम सम का एक क्वेश्चन करते हैं इन्फिनिट सीरीज का।
0.53 फर्स्ट टर्म, 0.0053 सेकेंड टर्म, 0.053 थर्ड टर्म, सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब इसमें देखें हर नेक्स्ट टर्म कम होती जा रही है, इसका मतलब r लेस देन 1 होगा। हर टर्म कम होती जा रही है और अगर हम इंफिनिटी तक चले भी जाएं तो इसकी इंफिनिटी क्या होगी, 0। तो फिर 0.53 से 0 तक की जो टर्म्स हैं उनका सम इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो अब यहां पर अगर कॉमन रेशो कैलकुलेट करें तो हमारे पास कॉमन रेशो है 0.0053 सेकेंड टर्म डिवाइड 0.53 फर्स्ट टर्म, तो कॉमन रेशो आ गई 0.01 जो कि लेस देन 1 है। अब सम ऑफ इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लिया विच इज a यानी फर्स्ट टर्म डिवाइड 1 माइनस आर। उसके बाद सम ऑफ इनफिनिट सीरीज इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0.53 एज इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशो विच इज 0.01। तो इसे जब कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5354। यानी इस इनफिनिट सीरीज का सम जो है, यानी ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म 0.53 है और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 होगा, इस पूरी सीरीज का जो सम है वो कितना होगा, सारी टर्म्स का सम 0.5354। सिमिलरली इसमें क्वेश्चन इस एंगल से भी पूछ सकते हैं हम कि द सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 10,000। अब सम गिवन है हमें, इफ द फर्स्ट टर्म इज 1000 व्हाट इज द कॉमन रेशो। अब जब उसने इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कहा है तो पहली चीज तो अंडरस्टूड है कि इसकी कॉमन रेशो लेस देन 1 ही होगी, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है तो हम सम ऑफ इनफिनिट सीरीज का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और ये सम कितना है, 10,000 जो कि गिवन है। उसके बाद a जो कि फर्स्ट टर्म है 1000 वो भी गिवन है, डिवाइड 1 माइनस कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो वो कैलकुलेट करनी है। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1000 डिवाइड 10,000। अब 1 माइनस आर, अब ये वाला 1 जो है इसकी लेफ्ट साइड पर जो साइन है दैट इज पॉजिटिव साइन, इक्वेशन की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा और 1000 डिवाइड 10,000 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। सो 0.1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस आर, क्योंकि ये वाला माइनस आर की लेफ्ट साइड पर है, इसका साइन है। तो वी हैव माइनस आर इज इक्वल टू -0.9। अब माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो वी हैव आर इज इक्वल टू 0.9। सो हमारी इस इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसका सम 10,000 था और ये स्टार्ट हो रही थी 1000 एज ए फर्स्ट टर्म, उसकी कॉमन रेशो कितनी होगी इस सीरीज की, 0.9 विच इज लेस देन 1, क्योंकि ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो यहां पर हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टॉपिक है वो क्लोज हो गया। अब इसमें एडिशनली जो हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने सम कैलकुलेट करना देखा था और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें भी हमने सम कैलकुलेट करना देखा था। अब फर्दर क्या हो सकता है कि अगर हम एवरेज कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एवरेज कैलकुलेट करनी है हमने फर्स्ट 8 टर्म्स की, तो वेरी सिंपल, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम
डिवाइड n। तो अगर आप फर्स्ट 8 टर्म्स की एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले आप फर्स्ट 8 टर्म्स का सम निकाल लें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और फिर उसे 8 से डिवाइड कर दें तो आपके पास फर्स्ट 8 टर्म्स की एवरेज आ जाएगी। सिमिलरली अगर आप सम ऑफ फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करें, इसमें अगर आपने फिनिट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में एवरेज निकालनी हो फर्स्ट 10 टर्म्स की, तो पहले आप सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उसे डिवाइड कर दें 10 से, तो ये आपके पास फर्स्ट 10 टर्म्स की एवरेज आ जाएगी। यानी एवरेज का फॉर्मूला क्या यूज होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी टर्म्स का सम ले रहे हैं उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स यूज करनी है आपने डिवाइड करते वक्त, तो आपके पास उतनी टर्म्स की एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं। जिन जिन क्वेश्चंस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, फिनिट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने सम कैलकुलेट किए थे, वहां वहां आप एडिशनली उनकी एवरेज भी साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह गो थ्रू करें और इसके नोट्स वगैरह गो थ्रू करें, और ये जो वर्ड फाइल है नोट्स की, ये भी मैं आपको साथ में फॉरवर्ड कर दूंगा, इससे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद अब फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।